हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का एक बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और संभावना है कि आपकी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार वीडियो लाइक कर दें और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी आ जाएँ जल्दी से और हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और डेली आप लोग अगर आते हैं, डेली यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, तो उम्मीद रखिएगा कि जीके आपकी सबसे सॉलिड हो जाएगी। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। चलिए साथियों जवाब दीजिए, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। जवाब सही क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर जवाब आ चुके हैं काफ़ी बच्चों के। बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए 1 लीटर पानी या किसी भी पानी में कैलोरी नहीं होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पानी में कैलोरी की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवर्षिकी को संबोधित करता है। जो आपकी शताब्दी गाड़ी है, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस नाम सुने, बहुत ही गाड़ियां हैं। तो शताब्दी एक्सप्रेस जो रखा गया है, इसका नाम किसके जन्म के हिसाब से रखा गया है। तो शतवर्षिकी को संबोधित करती है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर याद रखिए पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब चली थी, तो 1988 में दिल्ली से झांसी तक चलाई गई थी। ठीक है, कब चलाई गई थी? 1988 में दिल्ली से झांसी तक पहली शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए इसका जवाब दीजिए, सभी साथी जवाब देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपके कहाँ पर है, तो आपके संघाई में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ब्रिक्स मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि नाम से जाना जाता है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो आपकी कौन है? ब्राज़ील, फिर आपका हो जाएगा रूस, फिर आपका हो जाएगा इंडिया, फिर इसके बाद चीन, फिर इसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका है। मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई। संघाई कहाँ पड़ता है? संघाई कहाँ पड़ता है? तो आपकी चीन में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। चलिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, सही जवाब देना है यहाँ पर। और जवाब आ रहे हैं, रुक रुक कर जवाब आ रहे हैं। चलिए इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ठीक है, और अगर बात करें इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपकी चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि मिलान करना है। क्या आपसे कह रहा है कि विश्व डाक दिवस, बताइए भाई विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिए विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, जो कि एक बिल्कुल क्रम में है। मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय युवा दिवस आपके 12 जनवरी को। ये इसका क्रम बनेगा और इस क्रम के अनुसार आपका जवाब 3241 हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति जो कि आपके उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और श्वेत क्रांति का संबंध क्या होता है भाई? श्वेत क्रांति आपने नाम सुना होगा, श्वेत क्रांति का, तो दूध या डेयरी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। चलिए वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। वृहत सांची स्तूप
तो आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था, है ना, अशोक ने करवाया था। और इसका निर्माण जो 300 BC में हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल में हुआ था। और सांची स्तूप पड़ता कहाँ पर है, तो सांची स्तूप का निर्माण आपके कह सकते हैं मतलब इसका जो है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, तो कहाँ पर है भाई, तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपके राजस्थान में है। यहाँ पर अंतर्देशीय अर्थात कह सकते हैं कि जो खारे पानी की झील है, और अंतर्देशीय बोल दिया है, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो भारत के बीच में आंतरिक भाग में है। अगर बोल देता तटीय, तो तटीय में आपकी हो जाती उड़ीसा में जो चिल्का झील है, ठीक है, वो भी खारे पानी की है, लेकिन लैगून झील है या तटीय झील कह सकते हैं। लेकिन ये झील आपकी कैसी है, झील ये आपके राजस्थान में मतलब कह सकते हैं एक आंतरिक भाग में उपस्थित है ना। राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सबका सही जवाब आना चाहिए इसमें। और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं कहलाता है। अर्थात सूर्य का वह प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है, या इसे फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और सही भी हैं। और सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि गंगा में मिलने वाली ये आपकी नदी है जो कि दक्षिण से होकर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। और इसका निर्माण जो आपके है अमरकंटक से, आपको तो है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, हमेशा पूछा जाता है, ये बांसुरी वादक हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लोकनाथ में हुआ था। कहाँ पर, लोकनाथ, जो कि आपके प्रयागराज या इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, या किसका कथन है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये जो कथन है ये कथन है आपके जेबी से, ठीक है, जेबी से, अपनी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे, चलिए जवाब दीजिए। और नागार्जुन यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना इन्होंने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया। बताइए भाई, कौन सा एशियाई देश है जिसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। और ये जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल ने, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय गान था कि हम सैकड़ों फूल हैं जय जय नेपाल, है ना, जिसकी 2007 में घोषणा हुई और गीत बोल प्रदीप कुमार राय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं नेपाल ने बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। ये क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है इस समय, सब कोई पढ़ा भी रहा है। और 66 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर, ठीक है। अजमेर के किले में मिला था। अब बच्चे यहाँ पर डेट याद रखिएगा कि 1608 ईस्वी में जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था, और कैप्टन हॉकिंस जो कि राज दरबार आगरा में मिला था,
दोनों पॉइंट पूछा है कि थॉमस रो अगर बात करें तो ये अजमेर किले में मिला था, और अगर बात करें कि कैप्टन हॉकिंस, तो कैप्टन हॉकिंस आगरा में मिला था। ठीक है, चलिए, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वैसे पहला स्थान जो आपका है वो आपका कजाकिस्तान का है। ठीक है, और यहीं पर कह सकते हैं कि ये आपके अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नहीं मिलती है। चलिए साथियों, इसका जवाब दीजिए। और यमुना से नहीं मिलने वाली आपकी नदी है जो कि ऑप्शन राइट आपकी बी नंबर, सोन नदी। अभी हमने बताया था कि सोन नदी आपकी गंगा में मिलती है ना, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? 69। तो जवाब यहां पर 69 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और यहां पर कह सकते हैं कि एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि गंडक सिंचाई परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की तो है, लेकिन आपकी 1959 के समझौते के अनुसार यहाँ पर नेपाल को भी इसमें से सम्मिलित कर दिया गया, अर्थात कुछ % नेपाल को भी दिया जाता है इस परियोजना का लाभ। ठीक है, तो इसमें से मेन आपको किसको रखना है? इसमें रखना है। ठीक है, चलिए, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक, और शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोस। क्या है? क्या है? फ्रक्टोस है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं जैसे एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं भाई? यहाँ पर 71 का जवाब देना है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, कैवल्य हमने आपको बताया था जब हमने आपकी हिस्ट्री बताया था, तो पहला ही क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में था। कैवल्य मतलब क्या होता है? कैवल्य मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वही बोला जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना जो किया था, किसने किया था? चलिए साथियों, जवाब दीजिए। और 73 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? और ऐसा लग रहा है कि टेस्ट पेपर ये पहले भी लगाया जा चुका है ना? चलिए कोई बात नहीं, जीएस है, रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए, और हो सके तो मंथली में, एक मंथ में एक बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो परेशान मत हो, ये जीएस है और जितनी बार आप रिवीजन कर पाओ उतनी बार करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 74 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हम्पी में। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके हम्पी, और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक। और ये बार बार हमेशा क्यों प्रसिद्ध रहता है? हम्पी क्यों प्रसिद्ध है? तो हम्पी में क्या हुआ था कि हरिहर और बुक्का नाम के दो थे शासक, और इन्होंने ही हम्पी नगर की स्थापना की, अर्थात यहाँ पर विजयनगर नाम सुना है, तो विजयनगर की जो अवशेष मिलते हैं वो आपके हम्पी में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण है, और ये जो करवाया था किस शासक ने? तो ये राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मरुद्वीप संबंधित है, मरुद्वीप संबंधित है, यह आपके किससे संबंधित है? मरुद्वीप। और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 76 का ऑप्शन बी, आपके रेगिस्तान से। किससे आपका संबंधित है? तो आपके रेगिस्तान से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सबका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। भारत के उच्चतम अर्थात आपकी सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश आपकी कौन थी यहाँ पर? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आ चुका है, फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी हैं। और वहीं पर देखा जाए कि लीला सेठ का नाम सुना होगा, लीला सेठ, जो कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और ये कब मनाते हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 मार्च। याद रखिए, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। अच्छा, 8 मार्च को भी कुछ तो मनाया जाता है ना। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और 5 जून को तो बताने की बात ही नहीं है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत की आयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? यहाँ पर पूछा है आयोनिका पॉल। ठीक है, आयोनिका पॉल हैं, तो आयोनिका पॉल जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। याद रखिए, निशानेबाजी से संबंधित है आपकी हैं। ठीक है, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो 2014 थे ना, उसमें रजत पदक जीता था। ठीक है, और इस कारण से ये थोड़ा सा प्रसिद्ध रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? उसी विषय में 2 नोबेल प्राप्त करने वाली यहाँ पर कौन है? 80 नंबर, और 80 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जॉन बर्डीन। कौन है आपकी? जॉन बर्डीन है। इन्हें 2 बार इनको भौतिकी में, ठीक है, देखो जॉन बर्डीन एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी है और इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हैं, और इन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1956 में और 1972 में नोबेल पुरस्कार पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये मैडम क्यूरी मत लगाइएगा, क्योंकि मैडम क्यूरी को भी 2 बार मिला है, लेकिन पहली बार मिला था भौतिक में और दूसरी बार मिला था रसायन में। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करने वाला ये आपका है इटली। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये अपडेटेड होते हैं, थोड़ा सा अपडेट आप देख लिया करिए। इस प्रकार के जो होते हैं तो वो एक साल में जो आती है तो उसमें आपको ये अपडेट दिए होते हैं, और वैसे बुकों में तो होता है 2014 का अपडेट, 2017 का होते हैं, 2020 का अपडेट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, वो नेट में ही मिलेगा, जिसे आप सर्च कर लिया करिए। ठीक है, अगर कहीं आपको कैसे मिलता है। चलिए भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर बताइए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन, न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं कि जवाब आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी, अप्सरा। ठीक है, ये भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा। ये भारत का ही नहीं, ये आपकी एशिया का भी प्रथम था। ठीक है, एशिया का भी था। ठीक है, एशिया का प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? सबका जवाब आना चाहिए इस प्रश्न का, और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा 1909 में रचित की गई आपकी ये पुस्तक है। और देखा जाए तो पूछ लेता है कि हिंद स्वराज किस भाषा में आपकी लिखी गई थी, तो आपकी गुजराती भाषा में रचना की गई थी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर कब लिखा था ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंद स्वराज कब लिखा था। तो जब गांधी जी अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के समय पानी की जहाज में जा रहे थे, ठीक है, तब लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो देखिए आपकी ये पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, और अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो आपको बताइए इसके मध्य भाग में ही तो पड़ेगा ना, यहाँ पर कम पड़ेगा, यहाँ पर कम, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ेंगे, और ये रेखा होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय वो नीदरलैंड, और नीदरलैंड में जो आपका द हेग है, द हेग। कभी कभी ये पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1946 को, 3 अप्रैल 1946 को। और ये अध्याय जो आपका आता है तो 70 अनुच्छेद के कह सकते हैं कि ये 70
जो इसमें 5 अध्याय हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं, प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक है, जिनमें से 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। इतनी जानकारी आपको अनिवार्य है इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, क्योंकि क्वेश्चन यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया है। क्या, पहला 1946 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर 9 साल इनका कार्यकाल होता है, 15 यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं, और 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते हैं, और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। बस इतने क्वेश्चन यहाँ पर थे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, वियना में। कहाँ पर है? वियना में है। और इसका मुख्यालय जो आपके कह सकते हैं, वियना कहाँ पड़ता है? आपके ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व को सौंपा था? तो संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, ये पूछा है आपसे। और यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका 87 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 88 नंबर। और 88 का जवाब सही बताइएगा कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सही क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इस बार को 76वीं मनाई गई है। ठीक है, 76वीं आपके जो कि 21 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, वैसे अब 2020 आने वाला है, तब आपको 77वीं हो जाएगी। और 2018 को कौन सी मनाई गई? तो 75वीं मनाई गई थी। 2019 को तो 76वीं, और अगर पूछा जाएगा तो 2020 में कौन सी हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी, ये आपकी कौन सी है? 18वीं है। ये आपकी 2019 की है, ये 2020 की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था जो कि कब नष्ट हो गया था? तो यहाँ पर आपका 89 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, 1200 ईस्वी में। ठीक है, नालंदा जो कह सकते हैं शिक्षण संस्थान का मठ था, और ये नष्ट कब हो गया था? तो 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। ठीक है, एक बख्तियार खिलजी थे। ठीक है, बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पर? तो बिहार में है, मगध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेटागोनिया कहाँ स्थित है? पेटागोनिया कहाँ स्थित है? पेटागोनिया एक कह सकते हैं एक प्रदूषित क्षेत्र है, और यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना है। ये कहाँ पड़ता है? तो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, अर्जेंटीना और चिली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? चलिए 91 का जवाब क्या हो जाएगा? और यहाँ पर 91 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, वी.डी. सावरकर। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। अकबर ने कौन सा किला नहीं बनवाया था? 92 का जवाब। और 92 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ग्वालियर का किला। ठीक है, ग्वालियर के किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में मानसिंह तोमर ने करवाया था। ठीक है, मानसिंह तोमर ने करवाया था, अकबर ने नहीं करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? 93 का जवाब। और 93 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का जो प्रभाव देखने को मिला था गेहूं, चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
94 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब बिल्कुल सही है, गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला है कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबका तो पता ही होगा सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपका बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह है, ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, ये सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम समय में इस सूर्य की परिक्रमा भी लगा लेता है कौन, तो आपका बुध ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन हमने लिए थे और काफ़ी अच्छा टेस्ट आपका रहा है। बढ़िया आपका कह सकते हैं प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं और आपके एग्जाम में देखा जाए तो लगभग ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन आएंगे। अब बात आती है यहाँ पर करंट अफेयर की, तो काफ़ी बच्चे कहते हैं करंट अफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाओ, तो याद रखिए करंट अफेयर नहीं आती है, करंट से रिलेटेड जीएस होती है। आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं करंट से रिलेटेड जीएस आपको देखने को मिलेगी, करंट अफेयर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना, तो इतना फोकस मत करिए, एक प्रश्न हो भी सकता है जो कि आपको देखने को मिलेगा, तो अदर चीज़ पर फोकस करिए। आपकी हिंदी है, रीजनिंग है और आपकी सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हैं, इन पर थोड़ा फोकस करिए, उसके पीछे इतना ज़्यादा मत दौड़िए। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं एग्जाम देने के बाद आप लोग एक बार सोचोगे कि हमने इतने दिन टाइम वेस्ट कर दिया एक नंबर में, वो भी कौन से, जो कि आपका करंट से नहीं, वो रिलेटेड जीएस था और वो जीएस आपने पढ़ी भी होगा कहीं ना कहीं। समझ में आ गया ना, तो बस ठीक है, आपकी मर्जी, आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कम समय में उस चीज़ का फोकस करना चाहिए जो आपको आ रही है, उस पर फोकस करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।